हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 पर। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये पब्लिश हुए हैं चार अभी तक, 1975 में, 1988 में, 2000 में और 2005 में। इसको जो हम पब्लिश करती है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इन इंडिया। तो जो 2005 है, एनसीएफ 2005, वो अभी तक का लेटेस्ट एनसीएफ है। और फ्रेमवर्क की जब बात की जाए, फ्रेमवर्क है क्या? तो फ्रेमवर्क एक ढांचा है, किसी भी चीज का ढांचा हो सकता है, लेकिन हम करिकुलम का ढांचा बोलते हैं, नेशनल लेवल पे करिकुलम है उसका ढांचा बोलते हैं, तो उसमें काफी बहुत चीजें आ जाती हैं। हम पहली चीज बात करेंगे इस पे कि विषय विशेष में क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों ने मिलकर तैयार किया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश में चुने हुए 23 विद्वानों ने शिक्षा की एक नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में इसको देखा और इस खाके को तैयार किया। इसमें मुख्य रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत कुछ हैं, जैसे कि ज्ञान को स्कूल के जीवन से जोड़ा जाए। एक बच्चा जब स्कूल आता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से, अपने समाज से, अपने परिवार से बहुत कुछ सीख के आया होता है। तो जब हम बात करते हैं उसको सिखाने की, तो उसके ज्ञान को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाए, उसके जीवन के ज्ञान से जोड़ा जाए। उसको पता है, वो रोटी खाता है तो उसे वृत्त की संरचना पता होगी ना। उसे खेत की अपनी क्यारियां वर्गाकार आयताकार देख के उसे पता होगा ना। एक पराठे में भी उसे त्रिभुज समझ में आ सकता है। सुबह सो के उठता है, उसको घड़ी देखता है। अगर 10 बजे का स्कूल है तो क्या वो 7 बजे से चलना शुरू करता है? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं चाल, दूरी, समय, इन सब का भी ज्ञान रख रहा होता है। तो यही सोचा गया कि जीवन ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन के साथ जोड़ दिया जाए। पढ़ाई को स्वतंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चे करके सीखें, एक्सप्लोर करें चीजों को। ज्ञान ढका हुआ है, उसको डिस्कवर करें। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना रह जाए। जो कुछ किताबों में है, जितना दिया गया है बस उतना ही पढ़ा दिया, वो चीजें ना हो। एक एग्जाम्पल सेट हो, किताबों के बाहर के एग्जाम्पल दिए जाए, उनके आसपास के वातावरण के एग्जाम्पल दिए जाए, उनके परिवार से जुड़ी हुई चीजों को, उनके खेत खलिहानों को लेके जो भी चीजें हैं वहां के कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाए। और कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। दैट मीन्स कि जो क्लासरूम के अंदर जो भी पढ़ाई चल रही है उसमें गतिविधि आधारित शिक्षा हो, खेल कूद में शिक्षा हो, ग्रुप बनाए जाए, उनके अंदर पढ़ाई कराई जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। राष्ट्रीय मूल्य है क्या? तो जब आप जाएंगे संविधान पे, संविधान, भारत का संविधान अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो हमें, हमारे राष्ट्र को एक नई ऊर्जा देता है, एक नई दिशा देता है। ये राष्ट्र कैसे चले, इस राष्ट्र के मूल्य क्या हो, समता क्या हो, समानता क्या हो, स्वतंत्रता क्या हो, हमारे मूल अधिकार क्या हो, हमारे कर्तव्य क्या हो, ये सब सारी चीजें हमारे संविधान से हमें मिलती हैं। तो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं, वो अपने राष्ट्र का सम्मान कर सके, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को समझ सके, बोल सके, और साथ ही साथ उन्हें बोलने की आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, वो समझ सके अभिव्यक्ति की आजादी क्या है। अब इसमें कुछ सुझाव दिए गए। तो सबसे पहला एक सुझाव था, शिक्षण सूत्रों जैसे कि ज्ञान, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाए। मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 पेन ला के दीजिए, आपने 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन दे दिए। मैंने कहा 5 फिंगर्स दिखाइए, 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 5 दीजिए, 5 पेन नहीं, ओनली 5। सो 5 है क्या? 5 नहीं है, 10 नहीं है। त्रिभुज
नहीं है। चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुजाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, पर त्रिभुज नहीं है। एक अमूर्त संकल्पना है, तो उस संकल्पना को उसको मूर्त रूप में लेकर हम बच्चे को पहले दिखाते हैं, तो उसको अमूर्त की तरफ ले जाया जाए। इसी तरीके से दूसरा था कि सूचना को ज्ञान समझने से बचा जाए। बहुत सारी डेटा है, बहुत सारी सूचनाएं हैं, बच्चे को वो रटा दी जाती है, बच्चा जो रट के तैयार हो जाता है उसको हम सोचते हैं कि नहीं, ये बच्चे को 20 तक पढ़े आते हैं, बच्चा सबसे टैलेंटेड है, ये बच्चे को इतनी सारी चीजें याद है, बच्चा बहुत विद्वान है। वो ना हो। सूचनाएं हैं सारी, तो सूचनाओं को ज्ञान के मानने से बचाया जाए, थोड़ा सा उसके ज्ञान क्रिएटिंग बच्चा हो, क्रिएट कर सके, ज्ञान को सृजन कर सके, ना कि उसे रट सके। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली असफलता की प्रतीक हो सकती हैं कि आपकी मोटी मोटी किताबें हैं, उसे बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है। इससे बेहतर है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को सीखे, अवधारणाओं को समझ सकें। अब आती बात मूल्यों की, तो मूल्यों को उपदेश में ना हो कि जैसे कि एक मूल्य है हमेशा सच बोलना चाहिए, तो वो कहीं उपदेश की तरह किताबों में ना हो, बल्कि बच्चे के जीवन से उसे जोड़ा जाए, उसके स्वयं के जीवन, उसके वातावरण में उसको स्थापित किया जाए, और वो आएगा विद्यालय में धीमे धीमे, जब शिक्षक, समाज, स्कूल, बच्चे सब मिलके उस सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे, बच्चे के अंदर मूल्य डेवलप होंगे। अब बात आती है अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात कि हम ये सोचें कि ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे बुरे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे स्कूल सीखने आते हैं, सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सब हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अब इस चीज को बहुत ज्यादा बात उठ रही है विदेशों में भी, तो कहीं ना कहीं देश में भी हमारी बात उठ रही है पेरेंटल एजुकेशन को लेके। सो पेरेंटल एजुकेशन का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन फिलहाल बट माता पिता को इस चीज के लिए उन्हें सिखाया समझाया जाए, उन्हें इस चीज को बताया जाए कि बच्चों को वो कोई डिक्शनरी ना समझे कि नहीं तुमको ये आना ही चाहिए, तुमको वो आना ही चाहिए। एक छोटी सी उम्र में जो थोप दिया जाता है वो थोपा ना जाए। मतलब है कि बच्चों को बाहरी वातावरण सिखाया जाए, उनको तनाव मुक्त रखा जाए, तनाव मुक्त वातावरण होना चाहिए, तनाव मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा आनंद की वस्तु होनी चाहिए, आनंद की चीज होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। कक्षा में शांति रखो, चुप रहो, कुछ मत बोलो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे चुप रहेंगे तो वो चुप रहना ही सीख जाएंगे। आप उनसे बोलते चुप रहो, जब तक मैं बैठा हूं, जब तक शिक्षक बैठा है चुप रहो, अगर वो यही चुप्पी उनके अंदर बता दी गई कि चुप रहो, तो वो बड़े बड़े इंटरव्यूज में जाके समाज के बीच चीजों को लेके, कई धारणाओं को लेके नहीं बोल पाते, उनके अंदर की अभिव्यक्ति नहीं निकल पाती। इस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है बच्चे को बोलना सिखाया जाए। सह शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें, बच्चे स्कूल के बाहर भी खेलें, और खेल के माध्यम से बच्चे अपने अंदर लाइफ स्किल्स को डेवलप करें। बच्चे अगर हार भी जाते हैं तो बात उठती है किस चीज की कि आप देखेंगे 10वीं 12वीं में आत्महत्याएं हो रही, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, सरकारें परेशान है, समाज परेशान है, वो माता पिता सबसे ज्यादा परेशान है जिसने अपने बच्चे को खोया हो। तो बात आती है कि बच्चे अंडर प्रेशर में अपने आप को रेजिस्टेंस करना, अपने आप को खड़ा करना कहां से सीखेंगे। बच्चे खेल खेल में बच्चे हारते हैं, बच्चे जीतते हैं, उनके अंदर ऐसा ही हार और जीत को लेके फिर आगे बढ़ने की भावनाएं डेवलप होती है। तो बच्चों को खेलों से ना रोका जाए, बल्कि बच्चों को खेलों से जोड़ा जाए, उन्हें सिखाया जाए कि नहीं, हारना भी एक जीवन की प्रक्रिया है और जीतना भी जीवन का एक प्रक्रिया है। तो कहीं ना कहीं हार और जीत दोनों जुड़े हैं। तो जब आप पढ़ाई में भी हार जाते हैं, आप जिंदगी के किसी भी काम में हार जाते हैं, तो आप नेवर क्विट, हमेशा संघर्ष कीजिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए।
अब एक और चीज आती है कि मानव संसाधन, व्यक्ति को शिक्षा का अर्थ समझना पड़ेगा। हम अपने राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। जापान कैसे प्रगति कर रहा है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस राष्ट्र को समझना पड़ेगा कि राष्ट्र के नागरिक ही उसके सबसे बड़े संसाधन है, व्यक्ति है वो जो इस समाज का निर्माण करते हैं, देश का निर्माण करते हैं। हम भारत के लोग, हमसे भारत बना हुआ है और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया जाए, अपने देश के नागरिकों पे खर्च किया जाए। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इसको रखना चाहूँगा। एक नई बहस छिड़नी चाहिए कि शिक्षा बिल्कुल वैसे ही मुफ्त होना चाहिए जैसे कि पानी, हवा, सब कुछ मुफ्त होता है। शिक्षा बहुत जरूरी है इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए, एक व्यक्ति की खुद के उसके होने के लिए। धन्यवाद।